संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्यवर आचार्य प्रवर श्री समय सागर जी महाराज की, पक्षमण मुनि वीर सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। टॉपिक चल रहा है, हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कैसे करें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो एक प्रकार से हमें डायरेक्ट करता है व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हमारा कॉन्शियस माइंड प्रेजेंट में होता है, लेकिन यहाँ कोई भी व्यक्ति वर्तमान में जीने का आदी नहीं। जो व्यक्ति हमेशा माइंडफुलनेस रहता है उसे कभी नीड ही नहीं पड़ती कि मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस प्रकार से ट्रेन करूं। वो इसलिए कि जो भी थॉट्स उसके माइंड में आते हैं उसके हर थॉट एक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसकी हैबिट जो हैं उसके वर्तमान पर डिपेंड करती हैं। जब वो जैसा सोचता है तुरंत वो वैसा ही हो जाता है। आपने देखा होगा दुनिया में कुछ ऐसे इंसान मिलते हैं आपको जिन्हें सराउंडिंग का कोई इफेक्ट ही नहीं होता। सराउंडिंग में चाहे कुछ भी क्यों ना होते रहे, वो हमेशा अपने में होते हैं। वैसे ये तो जो पागल होता है उसे सराउंडिंग का इफेक्ट नहीं पड़ता, अथवा जो नींद में होता है, डीप स्लीप में होता है, तब भी उसे इफेक्ट नहीं पड़ता। अथवा वह पर्सन जो डीप मेडिटेशन की स्टेज में होता है वह भी अनअफेक्टेड रहता है। और जो डीप मेडिटेशन में डूबना जानता है, जब अपने बिहेवियरल लाइफ में आता है तो वो हमेशा अपने कंट्रोल में रहता है। कई लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, हाउ इज इट पॉसिबल कि हम सराउंडिंग से अफेक्टेड ही ना हो। हमारे आसपास चारों तरफ शोरगुल हो रहा है लेकिन हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कोई हमारी निंदा कर रहा है, बुराई कर रहा है, तो भी हम अनअफेक्टेड हैं। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है, कोई अंतर नहीं आता। क्रोध के निमित्त मिल रहे हैं, सामने वाला हमारे अनुकूल नहीं है। सामने वाला बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक है तो भी वो व्यक्ति ऐसा रहता है मानो सुन भी नहीं रहा हो या उसे सुनाई ना दे रहा हो, अथवा सुनाई दे रहा हो तो समझ में ना हो रहा हो। जैसे पागल को कुछ भी समझ में नहीं आता, हम उसके सामने कुछ भी कहते रहे क्योंकि उसका कंट्रोल उसके माइंड पे नहीं होता। वो परवश कहलाता है, लेकिन जिसका कंट्रोल उसके माइंड पर रहता है वो सुनता हुआ भी अनसुना कर देता है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लगता है ना। आज की दुनिया में क्या कोई ऐसा हो सकता है?
क्या संभव है रहा जाना, ऐसा रह सकना? आइस है 45 डिग्री सेंटीग्रेड में भी वो एज इट इज बना रहे, मेल्ट ना हो, क्या पॉसिबल है? बताओ, पॉसिबल नहीं है। अरे थर्मस फ्लास्क में रखा हो तो सराउंडिंग 45 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन थर्मस फ्लास्क में रखा है तो उसका टेम्परेचर कंट्रोल होता है। जब वो इंसुलेटेड कोटिंग के अंदर आ जाता है तो सराउंडिंग का इफेक्ट उस पर तो नहीं पड़ता, पड़ता है? बहुत ज़्यादा हीट है, हीट वेव चल रही है, फिर भी वो एज इट इज अपनी उस कंडीशन में है। तो यदि व्यक्ति सोचे अपने चारों तरफ एक इंसुलेटेड कवर जनरेट कर ले, तो वो भी जैसा चाहे जिस कंडीशन में वो वैसे ही रह सकता है। हाँ, मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट में तो बात इजीली समझ में आ जाती है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के साथ क्या पॉसिबल है कि हम ऐसा इनविजिबल इंसुलेटेड कोई कोटिंग अपने चारों तरफ बना लें? वो कोटिंग इस प्रकार की हो, हमें सब कुछ विजिबल हो, सब कुछ हम तक पहुंच भी रहा है और वह भी, सामने वाला भी हमें देख सकता है, मैसेज कन्वे कर सकता है, बातचीत भी हो सकती है। लेकिन बाहर से ऐसा लग रहा सब कुछ हो रहा है, फिर भी वो अपने अंदर है। ये वे लोग होते हैं जो 100% उपादान प्रधान दृष्टि रखते हैं। जैन शास्त्रों के अनुसार बात बताना चाहते हैं। इसकी दृष्टि सिर्फ अपने अंदर होती है। लाइफ में यदि कोई फेलियर भी होता है तो उसका रूट कॉज वो बाहर नहीं, स्वयं में खोजते हैं। वो कभी दूसरों को दोष नहीं देते, कभी कंप्लेंट नहीं करते, वो अपना इनर रिफ्लेक्शन करते हैं, कहाँ कमी रह रही है। जैन शास्त्रों में ऐसे कहा जाता है, जो व्यक्ति विपाक विजय धर्म ध्यान करना जानता है, अर्थात जो भी मेरे साथ हो रहा है, जैसा भी मेरे साथ हो रहा है, उसमें सर्कमस्टेंसेस का कोई रोल नहीं। जो भी रोल है मेरे ही अपने कर्मों का है। मैंने ही पूर्व में कुछ किया था, आज उसे मैं फेस कर रहा। लेकिन आज की दुनिया तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी। किसने देखा कर्म सिद्धांत? ठीक है, अभी हम कर्म को थोड़ा साइड में रख दें, उसी को थोड़ा सा हम और एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। कर्म सिद्धांत और कुछ नहीं होता है, वो हमारी मेंटलिटी पर ही डिपेंड करता है, मानसिकता पर ही डिपेंड करता है। दो फैक्टर हैं, एक जो पास्ट में हम कर चुके हैं, बहुत पास्ट में हम कर चुके हैं, उसके अनुसार सराउंडिंग हमें मिलती है, उसके अनुरूप कलीग्स हमें मिलते हैं, फैमिली आपको मिलती है ना, फ्रेंड सर्कल आपको मिल जाता है, फैसिलिटीज आपको मिल जाती हैं। अथवा वही एक इनर फैक्टर है, वो एक प्रकार से हमारा सबकॉन्शियस माइंड का रोल प्ले करने लगता है, जो धीरे धीरे हमने ही उसे पैदा किया है, किसी और ने पैदा नहीं किया। हाँ, दूसरे निमित्त हो सकते हैं, लेकिन निमित्त जैसे मिले रिएक्ट हम वैसा ही करें अथवा रिस्पॉन्ड करें, ये हम पर डिपेंड करता है।
कुछ लोग इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं और कुछ लोग बहुत सोच समझ करके अपना टाइम लेकर के रिस्पॉन्ड करते हैं। जो इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं उनका कंट्रोल अपने पे नहीं होता। जिसके भीतर पेशेंस लेवल होता है वो रिएक्ट नहीं करता है, वो रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करने के पूर्व में सोचता है, एनालिसिस करता है, क्या ऐसा हो रहा है, जो भी हो रहा है इसमें मिस्टेक उसकी है अथवा मेरी है। बात समझ रहे हो? हम उसे कर्म सिद्धांत से ना समझ पाए तो सबकॉन्शियस माइंड, जिसे आज साइकोलॉजी सबकॉन्शियस माइंड कह रही है, उससे भी हम बहुत हद तक समझ सकते हैं। हाँ, उसमें कुछ स्टेजेस ऐसे होती हैं जो बियॉन्ड ओवर कंट्रोल होती है। इनिशियल एज में हमारा कंट्रोल हम पर नहीं होता है, जो हमारे भीतर फीड होता चला जाता है वैसा हम अपने आप को मानने लगते हैं। लेकिन जब समझ हमारे भीतर विकसित होती है, हम रियलाइज करते हैं कि गलती कहाँ हो गई है, तो वहीं से हमारी लाइफ का टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। और वो टर्निंग पॉइंट तब स्टार्ट होता है जब हम अपने भीतर रिटर्न करते हैं, अपने भीतर लौट करके आते हैं। रिटर्निंग पॉइंट से ही टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है। देखना दुनिया कैसे जीती है। There are 4 stages of maturity. One is unconscious incompetence. The second one is conscious incompetence. Third one is conscious competence. And fourth one is unconscious competence. जब इनिशियल स्टेज होती है हमारी, बाल्यावस्था होती है, वो स्टेज होती है फर्स्ट अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हमारे अवचेतन के भी वो अयोग्य होती है। छोटा सा बालक होता है, आंखें खोलता है, सराउंडिंग को देखता है, आसपास के रहने वाले फैमिली मेंबर को देखता है, माँ को देखता है, भाई बहन को देखता है। वो बहुत कुछ करते रहते हैं, वो मोबाइल ऑपरेट करते रहते हैं। उसे मोबाइल में कुछ पिक्चर दिखती है पर उसे समझ में नहीं आता क्या चल रहा है मोबाइल में। वो अयोग्य है, उसके समझने के योग्य है, और उसकी अवचेतन मन भी अयोग्य है। दैट इज कॉल्ड व्हेन वी आर इन अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस स्टेज। We don't know that we don't know. The person doesn't know that he doesn't know at all, everything, anything. उसे ये भी नहीं पता कि मैं नहीं जानता हूं। अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस स्टेज क्या कहलाती है? आई डोंट नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग। यानी मुझे ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं कुछ जानता भी हूं। जो बचपन की अवस्था होती है, बाल्य अवस्था होती है, बालक के पास मोबाइल चल रहा है, 4 महीने का है, 6 महीने का, 1 साल का है। वो मोबाइल को देख रहा है, पेरेंट्स हैं, मोबाइल ऑपरेट कर रहे हैं, ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं, फोन कॉल कर रहे हैं, वीडियो ऑन कर रहे हैं, वो देख रहा है, वीडियो चल रहा है। उस वीडियो को देखकर, उस पिक्चर को देख करके उसके मन में क्यूरियोसिटी तो आती है क्या चल रहा है, लेकिन वो ना ऑपरेट कर सकता है पर उसे कुछ भी नहीं है। वो कहलाती है अवचेतन के अयोग्य। उसे ये भी नहीं पता क्या चल रहा है, कैसे होता, क्या है वीडियो, क्या है, थोड़ी थोड़ी देर के समय के पश्चात उसकी एज जब बढ़ती है
अब उसके मन में क्यूरियोसिटी थी कि मुझे भी चलाना है, देखना है, ऑपरेट करना है। अब ये जो जिज्ञासा उसके मन में पैदा होने लगी तो वो सजग हो गया, कॉन्शियसनेस उसमें आ गई। लेकिन कॉन्शियसनेस आते हुए भी वो इनकॉम्पिट है, इनकॉम्पिटेंस में, यानी द पर्सन नोज कि ही डजंट नो एनीथिंग। सेकेंड स्टेज क्या है? आई नो दैट आई डोंट नो एनीथिंग। अर्थात ये भान हो जाता है, ये ज्ञान हो जाता है कि मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं है। समझना अंतर क्या है? पहली स्टेज क्या होती है? ये ज्ञान ही नहीं कि मुझे ज्ञान ही नहीं है, ये पता ही नहीं है कि मैं कुछ नहीं जानता हूं। लेकिन दूसरी स्टेज होती है, वो व्यक्ति यह जानने लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा और से एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करें। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, अन्य बड़े बच्चे को साइकिल चलाते हुए देखता है। साइकिल चल रही है, वो पेडल मार रहा है, लेकिन उसे नहीं ये पता है साइकिल है, क्या चलती है, कैसे होती है। वो पहली स्टेज है, अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। अब वो थोड़ा और ग्रो करता है, अब उसके मन में जिज्ञासा पैदा होने लगती है कि साइकिल है, इस पर बैठा जाता है, चला जाता है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा देती है। उसके मन में भाव भी होता है कि मैं भी साइकिल में बैठूं, लेकिन अभी जस्ट 2 इयर्स का है। वो ये समझ तो गया है कि साइकिल है, ऐसे चलाई जाती है, पैडल ऐसे मारे जाते हैं और इस पर बैठ करके ऐसे किया जाता है, राइड किया जाता है, लेकिन वो अभी भी इनकॉम्पिटेंट, अभी वो योग्य नहीं हो पाया। तो कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस कि मैं बैठ करके स्वयं उस साइकिल को चलाऊं। तीसरी स्टेज आती है, थोड़ा और बड़ा होता है, अब वो साइकिल चलाना स्टार्ट करने लगता है। दोस्तों के साथ घर के बड़े जो होते हैं पीछे से साइकिल उसको सपोर्ट करते हैं, वो बैठता है, पैडल मारता है, धीरे धीरे वो चलाने लगता है। ये स्टेज होती है थर्ड स्टेज, कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, चेतन के योग्य वाली स्थिति। अब वो चलाना सीख रहा है, अब फिर उसके पेरेंट्स सपोर्ट भी नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते, और विदाउट एनी सपोर्ट पहले वो ग्राउंड में साइकिल चलाता है। ऐसे ही अपने घर के आसपास की जो रोड है वहां चलाना शुरू कर देता है। आई नो दैट आई कैन डू दिस। द पर्सन नोज दैट ही कैन डू दैट। तो ये स्टेज आती है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी हमें पता है कि हम ये कार्य कर सकते हैं और हम करने लगते हैं। अब हम सीख चुके हैं। और चौथी स्टेज आती है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, यानी अवचेतन के जो योग्य हो जाता है। अब वो धीरे धीरे इतना परफेक्ट होता है कि दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है, साइकिल चलाते रहता है। वो इधर बात भी कर रहा है और वो साइकिल चल रही है। धीरे धीरे इतना उसके माइंड में बैठ जाता है कि अन्य कार्य करते हुए भी वो ऑटो मोड में आ जाता है। फोर्थ स्टेज होती है ऑटो मोड वाली। अब देखना, संसार के जितने भी कार्य हैं आप सभी ऑटो मोड में करते हैं। ऐसी है ना, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस मोड में आ जाते हैं। घर में माँ है, भोजन बनाते रहती है, रोटी बनाते रहती है और साथ में अन्य कार्य भी करते रहती है। एक बर्नर में वो रोटी भी बना रही है, दूसरे में सब्जी भी बना रही है और बीच में बात भी कर रही है, फोन भी अटेंड कर लेती है। इनिशियल स्टेज में जब रोटी नहीं बनाना आता तो उससे बनता नहीं है। फिर जब रोटी बनाना वो सीखती है तो बहुत ध्यान रखती है कि ऐसे बेली जाती है, ऐसे चढ़ाई जाती है। फिर क्या होता है, अपने आप रोटी बनते चले जाती है और बात भी होते रहती है। देखना पड़ता है कि गोल बन रही है कि नहीं बन रही है, अपने आप ही गोल बन जाती है। लेकिन इनिशियल स्टेज में बहुत
केयरफुल रहना पड़ता है सही है कि नहीं। जहां आप ऑटो मोड में आ गए, यानी आपका सबकॉन्शियस माइंड इतना ट्रेंड हो गया, आपको यही नहीं पता वो कार्य हो रहा है और आप किसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं। होता है ना। धर्म के क्षेत्र में तो और अच्छे से होता है। जब भगवान के दर्शन चल रहे हो, पाठ चल रहा हो, पूजा चल रही हो, वो कौन सी स्टेज में है आपकी? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और हर एक्टिविटी आप एकदम परफेक्टनेस से कर रहे हैं। आपको पता है कैसे पूजा की जाती है, किसके बाद सीक्वेंस कौन सा रहता है, फिर जल आएगा, फिर अपने आप चंदन आएगा। आपको याद नहीं करना पड़ता कि जल के बाद चंदन चढ़ाना है, फिर उसके बाद अक्षत चढ़ाना है, फिर पुष्प चढ़ाना है। बिल्कुल याद नहीं करना पड़ता, अपने आप हाथ वहीं पहुंच जाता है। हाथ ही नहीं पहुंचता, आपके वर्ड्स भी वैसे होने लगते हैं क्योंकि आपको कंठस्थ हो चुकी है पूजाएं। तो वही पंक्ति आपके मुख से निकल रही है, वही एक्टिविटी आपकी बॉडी से भी हो रही है, लेकिन आप कहीं और हैं, है ना? और है कि नहीं? जिसे विषयों की लत लग जाती है, तो जो व्यसन में डूब जाता है, नशे में डूब जाता है, उसे पता ही नहीं कि मैं कब कार्य वो सब करते चला जाता हूं। अपने आप हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक ऐसी हो जाती है, वो उतने बजे उसको टेम्प्ट करेगी कि अब ये करना है। होता है अपनी जो सर्कैडियन रिदम है, वो अपने आप मॉर्निंग 10 o'clock हुआ तो ये आपका लंच टाइम हो गया, 8 o'clock हुआ तो आपको ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया। जो हम समझ रहे हैं कि हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के अनुसार चल रहा है, वो एक प्रकार से एज गुड एज अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस वाली 4th स्टेज है। तो आप कहां जीते हो अपनी लाइफ में, बताओ? होना क्या चाहिए था? बुरी आदतों में व्यक्ति अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस वाली पोजीशन में पहुंच चुका है। अपने आप वो होते चले जाते हैं, होते चले जाते, और वो ही है फिर वो हमारी हैबिट बन जाती है, एक प्रकार से आदत जैसी बन जाती है। तो जो हमारी आदत बन जाती है वो ऑटो मोड में हमेशा चलती रहती है, चलती रहती है। हम ये सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि अभी हमें अपनी आदत दूसरी फील्ड में बनाना है, ट्रांसफॉर्मेशन की फील्ड में बनाना है। प्रॉब्लम जो आ रहा था, जिस बात को लेकर के कहा जा रहा था, व्यक्ति जो सोचता है उसे क्यों नहीं प्राप्त होता है। व्यक्ति जो सपने देखता है उसके सपने क्यों नहीं पूरे होते, उसे वो क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में उसने उस सपने को नहीं फिट किया अभी। सबकॉन्शियस माइंड में डाउट फीट है, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस वाली सिचुएशन में बहुत फर्म डाउट है। और जहां उस स्टेज में जो पहुंच जाता है फिर कार्य उसी के अनुसार होता है। तो उसी को लेकर के कल बात करी थी, जिसके भीतर वो बिलीफ होता है, विश्वास होता है। उस विश्वास के कारण वो वैसा फील करने लगता है, महसूस करने लगता है। और जब वो फील करने लगता है तो उसके अनुरूप वो जीने भी लगता है। उसी के वजह से वो अपने आप को फिर बना लेता है। मैनिफेस्टेशन का नाम सबने सुना है ना? जो आप सोचोगे वो आप पा जाओगे। जो भी आप मैनिफेस्ट करोगे लाइफ में, यू विल अट्रैक्ट
that vibration, that energy, whatever your goal, you will automatically attract. ये कहा जाता है, कहा जाता है। वो मैनिफेस्टेशन क्या होता है? क्या वो मैनिपुलेशन है? कि मैनिफेस्टेशन सचमुच में वर्क करता है? वो कहता है ना, लोग कहते हैं कि हमें जो चाहिए हम उसके सपने देखें, जो चाहिए अपने घर के दीवार में से लिख करके रखते हैं, उसकी फोटो सामने टांग दे। तो क्या आपको एक बहुत बड़ा बंगला चाहिए और आपने एक बंगले की फोटोग्राफ मिरर में लगा दी अथवा घर की फ्रंट डोर में ही लगा दी? क्या उस बंगले की फोटो लगाने से, पिक्चर लगाने से मिल जाता है बंगला? बताओ, आपसे पूछ रहे हैं। यदि सिर्फ उस फोटोग्राफ को लगाने से मिलना होता तो सबको मिल गया होता। पर मैनिफेस्टेशन तो यही कहता है कि जो आप चाहते हो उसको सामने देखो, उसकी पिक्चर को लगा दो। यही कहता है ना। सीक्रेट की बात भी करते हैं, अथवा इसी को लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं। बोथ आर द सेम थिंग ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन। बिकॉज वी अट्रैक्ट व्हाट वी लाइक। हम वही अट्रैक्ट करते हैं जो हम पसंद करते हैं, लेकिन वो अंदर से यदि पसंद हो तो ही हम अट्रैक्ट करेंगे। और वह पसंद हमारी सिर्फ शब्दों की हो, सुपरफिशियल हो, ब्रेन की हो, तो हम उसे अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। वह पसंद हमारी अंदर की हो। अब दोनों में क्या डिफरेंस है? ब्रेन से हम समझते हैं, ब्रेन से हम पढ़ते हैं, थॉट्स जनरेट करते हैं। उन थॉट्स को, उन विचारों को जब हम जीने लगते हैं तो वो हमारे अंदर से पैदा होता है। पहले थॉट जनरेट होता है, थॉट के बाद वो बिलीफ पैदा होता है, वो बिलीफ के बाद जब हम फील करने लगते हैं और फील करने के साथ साथ उसी के अकॉर्डिंग जब हम एक्शन में लेकर के आ जाते हैं तो वो कार्यकारी होता है। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं? थॉट तो जनरेट कर लेते हैं, उसे देखते भी हैं, लिखते भी हैं, पिक्चर भी लगा देते हैं, लेकिन अंदर से वो बिलीफ पैदा नहीं कर पाते। कर पाते? जिसका अंदर से विश्वास होता है ना, एक वो स्टेज होती है जो हमने पहली स्टार्ट में कहा, जो व्यक्ति जैसा तुरंत सोचता है वैसा हो जाता है। वो उस स्टेज पर बैठा हुआ है जो वर्तमान में जीता व्यक्ति। जैसे जो एकदम योगी होते हैं, महात्मा होते हैं, वो हमेशा अनअफेक्टेड रहते हैं सराउंडिंग से। लेकिन दुनिया में रहने वाले लोग ऐसे नहीं हैं, वो सराउंडिंग से बहुत जल्दी अफेक्टेड हो जाते हैं। सोचते तो वो भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सोचते। सराउंडिंग जैसी ही मिलती है उसके अनुरूप डाउट भी उनके भीतर जनरेट होने लगते हैं। और जो दृढ़ फर्म बिलीव करने वाला होता है, उस सराउंडिंग में रहते हुए भी अपने भीतर डाउट पैदा नहीं करता। सराउंडिंग टेम्परेचर भले ही 45 डिग्री सेंटीग्रेड हो, लेकिन जितना अंदर था उतना ही रहेगा उसके। अब जिसकी ऐसी धारणा बन जाती है, फिर वही धारणा, वही परसेप्शन उसके बिहेवियर में भी आने लगता है। देखना, उसके व्यवहार में भी झलकने लगेगा, उसकी एक्टिविटीज में भी झलकने लगेगा।
यानी जरूरी नहीं सिर्फ मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए हम कह रहे हैं। यदि हम अपने बिहेवियर को भी बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमारा बिहेवियर भी बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे आज दुनिया में मैनिफेस्टेशन कहती है। जैनाचार्यों ने हजारों वर्ष पूर्व इसे कहा एक सूत्र के माध्यम से। हम फिर उस ग्रंथ का रेफरेंस देंगे, समाधि तंत्र, आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी द्वारा रचित। उसमें एक बड़ा अच्छा श्लोक दिया है, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येन अविद्या रूपम त्यजेत् विद्यामय व्रजेत्। तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो व्रजेत् अविद्या रूपम त्यजेत् और विद्यामय व्रजेत्। यानी जो हम चाहते हैं, अज्ञान को छोड़ करके यदि हम ज्ञान को पाना चाहते हैं, चार चीजें वहां पर बताई गई हैं। तद्ब्रूयात्, ब्रू धातु कहने के अर्थ में आती है। उसी प्रकार के वर्ड्स को हम अपने मुख से कहें। तत्परान प्रच्छेद, दूसरों से उसी के बारे में हम डिस्कस करें, पूछें। तद इच्छेत, उसी की हम अंतरंग से इच्छा करें। तत्परो भवेत, हम उस मैं हो जाएं। अब देखना, इच्छा कर रहा है हम कोई व्यक्ति अंदर से, वो मन का विषय हुआ। तद्ब्रूयात्, हमारी वाणी का विषय, शब्दों का विषय। तत्परान प्रच्छेद, डिस्कस करें। और तत्परो भवेत्, हम उसे विजुलाइज करने लगे, उसमें डूब जाएं, तन्मय हम हो जाएं, एकमीक हम हो जाएं, उस रूप हम हो जाएं। तो जो व्यक्ति इस रूप हो जाता है तो वो अपने उस अज्ञान को, उस अंधकार को, उस भ्रम को, उस निगेटिविटी को छोड़ करके उस विद्यामय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाता है, प्रकाशमय हो जाता है। जो वो चाहता है, अज्ञान से यहां पर सिर्फ नॉलेज वाली बात नहीं लेना। जो आपका मोह है, अंधकार है, वीकनेसेस है, नेगेटिविटी है, उसे छोड़ करके, उसे त्याग करके वो विद्यामय हो जाता है, ज्ञानमय हो जाएगा, प्रकाशमय हो जाएगा। आज यही बात वो लोग कैसे कहते हैं, योर थॉट्स, योर बिलीव, वर्ड्स एंड एक्शन। मैनिफेस्टेशन ये चार चीजें होती हैं। हमारे विचारों में वो आए, हमारे विश्वास में वो आए, हमारे शब्दों में वो आ जाए, और अब उसको हम फील करें, उसे हम जिए। अब यहां पर जो शास्त्रों में बात की गई है, जो व्यक्ति मोक्ष को चाहता है, मुक्त होना चाहता है, जो व्यक्ति इस ज्ञान को चाहता है, अपूर्व ज्ञान को चाहता है, अद्भुत ज्ञान को चाहता है, तो वो क्या करे, उस ज्ञान के बारे में सोचना शुरू कर दे, उसी प्रकार की बातों को वो करना शुरू कर दे, उसी से, गुरु से वो पूछना शुरू कर दे कौन सा रास्ता है, और उस रूप वो अनुभूत करना शुरू कर दे। जैन शास्त्रों में एक द्रव्यानुयोग आता है जहां ध्यान की बात आती है। कई ऐसे ग्रंथ हैं जहां ध्यान सूत्र का वर्णन किया गया है, और ध्यान सूत्र में बताया है कि आपको क्या भाना है। शुद्धोहम, बुद्धोहम, ज्ञान स्वरूपोहम, आनंद स्वरूपोहम, निर्विकल्पोहम,
शांत स्वरूप हम, सुख रूप हम। लेकिन अभी हम शुद्ध नहीं है, अभी हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, अभी हमारे पास वो आनंद भी नहीं है, अभी हम शांत भी नहीं है, अशांत है। हम अशांत वाली स्टेज में हैं, अज्ञान वाली स्टेज में हैं, बहुत निचली स्टेज में है, इनिशियल स्टेज में है। वी हैव नथिंग, हमारे पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कुछ भी नहीं होते हुए भी अपने आप को क्या फील करो, जो आप होना चाहते हो उसे फील करो। आप क्या चाहते हो? आनंद ही चाहते हो ना लाइफ में, सुख चाहते हो कि नहीं? अब दुखी अवस्था में कोई व्यक्ति ये कह रहा है, वो है तो बाहर से दुखी, लेकिन उससे कहा जा रहा तुम ये कहो कि तुम सुखी हो, ये क्या मैनिपुलेशन है? बताना, ये क्या बेवकूफ बनाना है? कहीं उलझाना है? नहीं, ना बेवकूफ बनाने की बात है, ना उलझाने की बात है, ना मैनिपुलेशन की बात है। क्योंकि जब जब हम अंदर से वो भाव करेंगे और जब तक वो भाव नहीं करेंगे तब तक हम कुछ नहीं पा पाएंगे। और जब हम अंदर से उस प्रकार के भाव करेंगे तो उसी प्रकार की वाइब्रेशन को हम अट्रैक्ट करते हैं। और जैन धर्म के अनुसार जब व्यक्ति मन से इस प्रकार के भाव करता है तो उसी प्रकार के कर्मों को अट्रैक्ट करता है। शुभ भाव करेगा तो शुभ कर्मों को अट्रैक्ट करता है, वो अशुभ भाव करेगा तो अशुभ कर्मों को अट्रैक्ट करेगा, नियम है। अब शुभ भाव और अशुभ भाव, अब जैसे आज आप वर्तमान में कहते हैं एंजाइटी के भाव पैदा करोगे, फियरनेस के भाव कभी न पैदा होंगे, स्ट्रेस के भाव फीलिंग्स पैदा होगी, तो आप निगेटिव वाइब्रेशन को अट्रैक्ट करोगे। और जैन शास्त्र कहते हैं जब हम अशुभ भाव, डर के भाव पैदा करेंगे, चिंता के भाव, शोक के भाव पैदा करेंगे, तो अशुभ पाप कर्मों को ही हम आश्रव करने वाले हो जाते हैं। जैन धर्म कर्म सिद्धांत की बात कर रहा है, हम कर्म को, आज साइंस उसे एनर्जी का नाम दे रहा है, वो बस टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है। फिर जैसी एनर्जी हम अट्रैक्ट करेंगे उसी प्रकार की हमारी हैबिट भी होने लगती है, उसी प्रकार के हमारा नेचर भी होने लगता है। सूत्र आता तत्वा सूत्र में, काय वांग मन कर्म योग स आश्रव, शुभ पुण्यस्य अशुभ पापस्य। काय वांग मन कर्म यानी शरीर की, वचन की और मन की एक्टिविटी का नाम एक योग है। और वो ही योग आश्रव करने वाला, वो आश्रव है। और वह शुभ विचार करोगे, शुभ वाणी बोलोगे, शुभ एक्टिविटी करोगे तो शुभ कर्मों को अट्रैक्ट करोगे। और अशुभ वाणी, अशुभ विचार, अशुभ मन का प्रयोग, अशुभ एक्टिविटी तो वो पाप कर्मों को अट्रैक्ट करेगा। अब इसे ही क्या कहा जाता है? Whatever we think, we attract that. You become what you think about. जो हम सोचना शुरू कर देते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं, इसके अलावा हम कुछ नहीं करते। जैसे हमारी मन की फितरत होती है वैसे ही सराउंडिंग को हम अपने चारों तरफ डेवलप करने लगते हैं। यही होता है और कुछ नहीं होता। लेकिन जो अंतरंग से उस प्रकार का हो जाता है, एक होता है मन कुछ और कह रहा है और शब्द कुछ और है, तो जो मन में चल रहा है उसके अनुसार कार्य होगा, जो शब्दों से आ रहा है वो उससे नहीं होगा। आपने एक पिक्चर लगा ली है बहुत अच्छे बंगलों की और मन कुछ और कह रहा है, तो पिक्चर लगाने से, फोटोग्राफ लगाने से कुछ नहीं होने वाला। आप बात कर रहे हो उस बंगलों की, लेकिन मन में डाउट है। बात भले आप शब्द वही पैदा करो, आप मंदिर में पूजा कर रहे हो लेकिन मन घर में लगा है, भोजन में लगा है, तो आपको फल पूजा का नहीं भोजन का मिलेगा, अशुभ का मिलेगा। आप भगवान का अभिषेक कर रहे हो, अर्घ चढ़ा रहे हो और मन ऑफिस में लगा है अथवा खाने में लगा है अथवा अन्य विषय में लगा है, वो पाप कर का बंद होगा कि पुण्य कर्म का बंद होगा? बताओ। आपका हाथ से अभिषेक हो रहा है,
आपकी बॉडी झुक रही है प्रभु के चरणों में, आपके मुख से मंत्र का उच्चारण हो रहा है, लेकिन मन घर में है, तो कौन से कर्म का बंद होगा? बताना। कार्य अच्छा चल रहा है, मंदिर में है आप, भगवान के सामने है और क्रिया भी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मन संसार में लगा है, मन मूवीज में लगा है, मन पैसों में लगा है, मन किसी से बदला लेना है, आज उसे निपटाऊंगा। तो जैसे हमारा मन अंदर से सोचता है, उसी के अनुरूप कर्मों का आश्रय होता है। भले हम बाहर से कुछ भी करते रहे, बाहर का मैटर नहीं करता है, मैटर करता है अंदर आपके क्या चल रहा है। धर्म भी वही होता है। तो हम इस लाइफ में आपके सांसारिक क्षेत्र में भी यदि कुछ पाना चाहते हैं तो सूत्र वही लागू होगा, तद्ब्रूयात् तत्परान् पृच्छेत् तदिच्छेत् तत्परो भवेत् येना विद्यामयमुपम तजेत विद्यामयम व्रजेत, ऐसा ही सूत्र है। येन अविद्यामयम त्यक्त्वा विद्यामयम व्रजेत, यानी अविद्या, अज्ञान, मोह, अंधकार को छोड़ करके आप विद्यामय यानी उस ज्ञानमय हो जाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ में आ रहा? ये कहलाता है मैनिफेस्टेशन। तो मैनिफेस्टेशन में हम उस 4th स्टेज में पहुंच जाते हैं, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अर्थात अवचेतन के वो योग्य होता चला जाए। बाहर से हम कुछ भी करें लेकिन अंदर से वो हमारे अंदर बैठ जाए। तो जो हम चाहते वो यदि हमारे अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस में आ जाए तो समझना आप उस प्रकार की वाइब्रेशंस को अट्रैक्ट करोगे। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल वो वर्क करता है। जो अंदर से व्यक्ति चाहेगा फिर वो रह नहीं सकता, फिर उसे पाने के लिए वो पुरुषार्थ भी करना शुरू कर देगा, एफर्ट्स भी डालना शुरू कर देगा। अंदर से यदि हम इसे चाह रहे हैं तो हम आइडल होकर के नहीं बैठ सकते। आप अंदर से पैसा चाहते हो तो आप मेहनत भी करना शुरू कर देते हो। जिसकी लगन अंदर से होती है उस डायरेक्शन में कदम भी बढ़ा ही देता है, रुकता ही नहीं है। लेकिन आप ऊपर ऊपर से कहोगे, आप कहोगे कि मुझे वो चाहिए, तो आप आलस से भर जाओगे। जब काम करने की बात आएगी अब एक्सक्यूजेस ढूंढने लगोगे, अरे वो वैसा हो गया, आज थोड़ा सा हेडेक था, आज बच्चों को छोड़ने जाना था, आज रिलेटिव्स आ गए, आज गेस्ट आ गए, आज बहुत अर्जेंट वर्क आ गया, बॉस का फ़ोन आ गया। कितने सारे एक्सक्यूजेस निकल जाते हैं। हमारा बाहरी मन कुछ और कह रहा है और भीतरी मन कुछ और कह रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो मैनिफेस्टेशन वर्क्स, बट उसका प्रोसेस क्या है? तो जैन शास्त्र के अनुसार भी बिल्कुल एज इट इज है। आज इतना ही रखते हैं, कल अपन और से देखेंगे, थोड़ा और गहराई से उस मैनिफेस्टेशन को समझने की कोशिश करेंगे। बोलिए आचार्य परमेष्टि गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।